हेलो, दिस इज होम साइंस हार्ड विथ राया। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। तो पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था भारत का सामान्य परिचय और भारत के पड़ोसी देश उनके बारे में। आज तीसरा वीडियो है, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत की रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मतलब भारत भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? तो पहला उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश पहला है, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा विशाल मैदान और चौथा द्वीपीय भाग व तटीय मैदान। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणियां हैं। मतलब 10.6% भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं तथा 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां हैं तथा 27.7% भूभाग पर पठार तथा 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। मतलब भूभाग, भारत के भूभाग पर जो है लगभग 10.6% पर्वत श्रेणियां हैं और 18.5% भूभाग पर पहाड़ियां हैं और 27.7% भूभाग पर पठार है तथा 43.2% भूभाग पर विस्तृत मैदान है। मतलब विस्तृत मैदान सबसे ज़्यादा है 43.2% भाग पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो चारों भाग हैं उनमें से सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को प्रदेशों को देखेंगे हम लोग। तो हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो टेथिस सागर के ऊपर उठने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। जबकि आधुनिक भूगोलविदों का क्या मानना है कि हिमालय का निर्माण प्लेट विवर्तनिका के कारण हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। मतलब जो ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, और बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और बाएं है या उप हिमालय जिसे शिवालिक कहते हैं, शिवालिक पर्वत। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? तो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां आती हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणियां आती हैं? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं। काराकोरम की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो चोटी है केटू या गाडविन आस्टिन, 8,611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय में है और इसको क्या कहा जाता है? इसको उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इंडो सांगपो सचर जोन ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करती है। तो अगर पूछा गया कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सा जोन अलग करता है, तो इंडो सांगपो सचर जोन। आइए नेक्स्ट देखते हैं बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जो बृहद हिमालय है वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, यह है हिमालय पर्वत श्रेणी में माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। कंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर और नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट व नामचा बरवा आज बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। अगर पूछा गया कि बृहद हिमालय की चोटियां कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं इनमें से, तो कंचनजंगा बृहद हिमालय की चोटी है, नंगा पर्वत और नंदा पर्वत, कामेट और नामचा बरवा ये सभी बृहद हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन अलग कर रहा था? तो इंडो सांगपो सचर जोन। और जब बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग कौन करता है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। तो
तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर और नाग टिब्बा, ये सब लघु हिमालय की मुख्य श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? पीर पंजाल, महाभारत, मसूरी, धौलाधर, नाग टिब्बा, ये सभी श्रेणियां हैं। नेक्स्ट, पीर पंजाल जो कि कश्मीर में है, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, लंबी श्रृंखला है। कौन सी? पीर पंजाल। बृहद व हिमालय लघु हिमालय के मध्य लाहुल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी घाटियाँ मिलती हैं लघु हिमालय में, बृहद व लघु हिमालय के मध्य? तो लाहुल स्पीति, कश्मीर घाटी, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है। कौन सा लघु हिमालय में चारागाह स्थित है? तो अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग मतलब गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लघु हिमालय में कौन से चारागाह स्थित हैं? तो लघु हिमालय में अल्पाइन चारागाह स्थित है, जिन्हें कश्मीर घाटी में गुलमर्ग या सोनमर्ग क्या कहा जाता है, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ठीक है। मसूरी, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही स्थित है। अगर पूछा जाए कि दार्जिलिंग या फिर मनाली, कुल्लू, मसूरी, शिमला किस हिमालय में आते हैं? तो लघु हिमालय में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, और जो मेन बाउंड्री फॉल्ट यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करती है। लघु हिमालय को शिवालिक से अलग कौन करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय के बारे में जानेंगे। तो बाह्य हिमालय को शिवालिक या निम्न हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? शिवालिक या निम्न हिमालय। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। अगर पूछा जाए कि नवीन भाग कौन सा है बाह्य हिमालय का, तो हिमालय का बाह्य हिमालय नवीनतम भाग है। और फिर नेक्स्ट है कि लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच अनेक घाटियां हैं। तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अनेक घाटियां हैं। पश्चिम में इन घाटियों को, जो घाटियां हैं लघु हिमालय और शिवालिक घाटियों के बीच में, पश्चिम में इन घाटियों को दून एवं पूर्व में द्वार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तराई किसको कहा जाता है? तराई दलदली व वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। ठीक है। तो अभी थोड़ा ये देख लेते हैं कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया गया है वह 4 भागों में किया गया है। तो पंजाब हिमालय पहला, दूसरा कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल, चौथा असम। जो पंजाब हिमालय है वह सतलज तथा सिंधु नदियों के मध्य बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 500 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आता है कि या चारों में से। और पंजाब हिमालय का हम लोगों ने देखा कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है और जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर है। और कुमायूं हिमालय जो कि सतलज एवं काली नदियों के मध्य बहता है, यह 300 मतलब कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के मध्य है, यह 320 किलोमीटर है। और नेपाल हिमालय जो कि काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य है, इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और असम हिमालय जो कि तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य में है, यह 720 किलोमीटर पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, तो यह आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख रूप से 2 भाग हैं, पहला मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई हैं। प्रायद्वीपीय पठार में ही अरावली की पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, तो यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक फैली हुई है। इसका निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है अरावली भारत के साथ साथ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पहाड़ी की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे उच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। गुरु शिखर अरावली के माउंट आबू पर स्थित है।
गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और जो गुरु शिखर है वह अरावली के माउंट आबू में स्थित है। बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से बहती है। जो अरावली पर पहाड़ियाँ हैं उसमें से जो बनास नदी है वह पूर्वी भाग से निकलती है। लूनी एवं महानदी अरावली के पश्चिमी भाग से निकलता है। तो अरावली पहाड़ी से बनास नदी निकलती है, तो बनास नदी अरावली के पूर्वी भाग से निकलती है और लूनी और माही नदी अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है। जो लूनी नदी है वह कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है और मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मालवा का जो पठार है वह कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश और छत्तीस राज्य में स्थित है, दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है चंबल तथा बेतवा नदी मालवा पठार से निकलती है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि गुरु शिखर जो है बनास नदी जो था वह अरावली पहाड़ी से निकल रहा था और ये जो चंबल और बेतवा नदी है वह मालवा पठार से निकल रही है। नेक्स्ट है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वतमाला अलग करती है। जो उत्तर भारत है हम लोगों का और दक्षिण भारत, उससे जो है कौन अलग करता है दोनों को, तो विंध्याचल पहाड़ियाँ अलग करती हैं। जो विंध्याचल पर्वतमाला है वह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। नेक्स्ट है मैकाल पठार कहाँ स्थित है, तो मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है और अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में है, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सबसे सर्वोच्च शिखर। अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा था, तो गुरु शिखर था और मैकाल पठार का सबसे सर्वोच्च शिखर अमरकंटक। मैकाल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा निकलती है और उत्तरी भाग से सोन और दक्षिणी भाग से महानदी। मैकाल पठार के पश्चिमी भाग से नर्मदा और उत्तरी भाग से सोन, इधर से सोन और दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। ठीक है, भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। जो छोटा नागपुर है वह भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को, और यह खनिज की दृष्टि से भारत का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। अरावली की हम लोगों ने सबसे ऊंची चोटी देखा था गुरु शिखर। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा के दक्षिणी भाग से निकलती है। उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पश्चिमी घाट पर्वत लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। सतपुड़ा के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सतपुड़ा के कौन से भाग में नर्मदा नदी का उद्गम है, तो उत्तरी भाग में। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा सह्याद्री को दो भागों उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसूबाई तथा एवं कुंद्रेमुख है। जो उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री का सबसे सर्वोच्च शिखर है वह कालसूबाई और कुंद्रेमुख है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार पूछा जाए कहाँ कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। दक्कन का पठार किससे बना हुआ है, तो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो अजंता की पहाड़ियाँ हैं वह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और बालाघाट, हरिश्चंद्र तथा सतमाला की पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है और दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, धारवाड़ के पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ
और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ हैं। जो धारवाड़ क्षेत्र, धारवाड़ का पठार है, वह कर्नाटक राज्य में स्थित है और धारवाड़ पठार के पश्चिम भाग में, मतलब पश्चिम भाग में बाबूदन की पहाड़ियाँ तथा ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली हुई है। अगर पूछा गया कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस किस राज्यों में फैली हुई हैं, तो तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैली हुई है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, और यह जो दोदा बेट्टा है वह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। मतलब अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और दक्षिण भारत की अगर दूसरी ऊंची चोटी पूछा जाए तो दोदा बेट्टा है, जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के बारे में देखेंगे तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। उत्तर भारत के विशाल मैदान को विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। यह धरातलीय स्वरूप है तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाबर प्रदेश, दूसरा बांगर प्रदेश, तीसरा खादर प्रदेश और चौथा तराई प्रदेश। ठीक है, तो हम लोग अब चारों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले भाबर प्रदेश पढ़ते हैं। तो भाबर प्रदेश शिवालिक की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। जो भाबर प्रदेश है वह शिवालिक की जो तलहटी हैं उसमें से सिंधु से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। अब भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों की अधिकता पाई जाती है। जो भाबर प्रदेश है उसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाया जाता है। भाबर प्रदेश में पारगम्यता अधिक होने के कारण नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती हैं। दूसरा बांगर प्रदेश। तो बांगर मैदानी भागों का उच्च भाग है। जो बांगर प्रदेश है वह मैदानी भागों का सबसे उच्चतम भाग है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। मतलब बांगर प्रदेशों में कहा जाए तो बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। और बांगर मैदानों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। जो बांगर मैदान है वहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसमें कंकड़ और रेत की अधिकता होती है। मतलब बांगर मैदान में कंकड़ और रेत की अधिकता होती है। बांगर को स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। नेक्स्ट खादर प्रदेश। तो खादर प्रदेश नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। जो खादर प्रदेश है वह नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। खादर प्रदेश में नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नई मिट्टी लाई जाती है। जहाँ खादर प्रदेश है वहाँ नदियों के बाढ़ द्वारा हर वर्ष नई मिट्टी लाई जाती है। और खादर प्रदेश को कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछारी प्रदेश या बाढ़ का मैदान कहा जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ खादर प्रदेश डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश की आर्द्रता अत्यधिक होती है, जिसके कारण प्रायः तराई मैदान दलदली क्षेत्र होते हैं। भाबर प्रदेशों की विलुप्त नदियाँ तराई प्रदेश में पुनः सतह पर आ जाती हैं। जो भाबर प्रदेशों की विलुप्त हो जाती थी नदियाँ, वह तराई प्रदेशों में फिर से सतह पर आ जाती हैं। तराई प्रदेशों में घने वन भी पाए जाते हैं और तराई प्रदेशों में जैव विविधता का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट द्वीपीय भाग पढ़ लेंगे, चौथा भाग। तो द्वीपीय भाग, इसमें अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भारत में 2 द्वीप समूह पाए जाते हैं। कौन कौन से? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के 2 द्वीप समूह हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान और निकोबार है ये नीचे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान एवं निकोबार लगभग 222 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। अंडमान एवं निकोबार में कितने द्वीप हैं छोटे छोटे? तो 222 द्वीप हैं। सैंडल पीक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर पूछा जाए कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है। अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा पत्तन मतलब बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में है। लक्षद्वीप का समूह अरब सागर में स्थित है। अंडमान कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित था। और लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है।
अंडमान निकोबार कितने द्वीप थे? उसमें 222 द्वीप थे और लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप के मात्र 11 द्वीपों पर ही मानव की आबादी है। ठीक है, नेक्स्ट, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉट या एंडरॉथ द्वीप है। पबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पबन द्वीप अगर पूछा जाए कि कौन सी खाड़ी में स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत में नारकुंडा तथा बैरन नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। नारकुंडा सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब भारत में दो प्रकार के प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी द्वीप हैं। पहला नारकुंडा, दूसरा बैरन। जो नारकुंडा है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और जो बैरन ज्वालामुखी है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। जो 8 डिग्री चैनल है वह मालदीव को व मिनिकॉय को अलग करती है और 9th डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है और 10th डिग्री चैनल लघु अंडमान व निकोबार को अलग करती है। कार निकोबार को अलग करती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो मालदीव व मिनिकॉय, और 9 डिग्री लक्षद्वीप व मिनिकॉय, और 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। अब समुद्री तटीय मैदान देख लेते हैं। समुद्री तटीय मैदान भारत के पूर्वी समुद्री तटों को कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, तटीय क्षेत्र कोरोमंडल तक, कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तर तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। मतलब भारत के जो पूर्वी समुद्री तट हैं वो तटों को कन्याकुमारी से कृष्णा तक डेल्टा कहा जाता है, डेल्टा तक तटीय क्षेत्र कोरोमंडल कहा जाता है और कृष्णा डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक है, पाराद्वीप तट जो कि उड़ीसा में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। ये सब बंदरगाह हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु में ये सब बंदरगाह हैं। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा में तथा कोलेरू आंध्र प्रदेश में यह पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है। ठीक है, कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मुर्मू गांव गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, नहावाशेवा महाराष्ट्र में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। ये सब बंदरगाह तो हैं ही। पूर्वी तट में कौन कौन से स्थित हैं? तो पूर्वी तट में पाराद्वीप, हल्दिया, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन व एन्नोर। और अगर पश्चिमी तट में पूछा जाए पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह, तो पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कांडला, मुंबई, मुर्मू गांव, मंगलुरु, कोच्चि, नहावाशेवा, ये सब पश्चिमी बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कोंकण तट, मतलब भारत के पश्चिमी समुद्री तटों को गुजरात से लेके गोवा तक, जो गुजरात से लेके गोवा तक तट है उसे कोंकण तट, और गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक के तटीय क्षेत्र को और मंगलुरु से कन्याकुमारी तट तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट है मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। जो मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून हैं उनको स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। तो ये रहा हम लोगों का ये भारत का भौतिक स्वरूप। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र भारत का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।